आभा और अमित जब शाम 5 बजे कॉलेज से लौटे तो अपने दरवाजे पर भीड़ देखकर घबरा गए। दोनों दौड़ कर गए तो देखा कि उनके पापा लहूलुहान मम्मी को बाहों में भरे बिलख बिलख कर रो रहे हैं। दोनों बच्चे ये सब देखकर चकरा कर गिर पड़े। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तब वो पत्नी को धरती पर लिटाकर अपने दोनों बच्चों को छाती से लगाकर वह भी आर्तनाद कर उठे। पड़ोसियों ने उन्हें संभाला। तब दोनों को ज्ञात हुआ कि घटना कैसे हुई। पड़ोस की कुछ महिलाएं नित्य मिलकर सब्जी भाजी लेने जाती थीं। गृहस्थी का सब सामान लाद कर ले आती। उस दिन भी 4-5 महिलाएं सामान खरीदकर ऑटो से लौट रही थीं। तभी पीछे से सिटी बस ने टक्कर मार दी। सामान का थैला पकड़े माया किनारे बैठी थीं। वह झटके से नीचे गिर पड़ी। उधर सिटी बस माया को रौंदती हुई आगे निकल गई। बीच सड़क पर कोहराम मच गया। माया ने क्षण भर में प्राण त्याग दिए। पुलिस आई, केस बना। महेंद्र को फोन किया गया और वह दौड़े आए। उनकी दुनिया उजाड़ कर समय अपनी गति पर चल रहा था, परंतु गृहस्थी की गाड़ी का एक पहिया टूटकर सब अस्त व्यस्त कर गया था। माँ तो बेटी से अब तक कुछ भी काम नहीं कराती थी, परंतु अब उसके कंधों पर पूरी गृहस्थी का भार आ पड़ा। कुछ भी काम करे तो 4 आंसू पहले रो लेती। न पढ़ाई में चित्त लगता था, न अन्य किसी काम में। न ढंग का खाना बना पाती, न खा पाती। शरीर कमजोर हो चला था। तब उन्होंने अपने ऑफिस के साथियों से कहकर एक साफ सुथरी खाना बनाने में सुगढ़ महिला मालती को काम पर रख लिया था। चौका बर्तन झाड़ू पोंछा और कपड़े धोने के लिए पहले से ही पारोबाई रखी हुई थी। महेंद्र कुमार उच्च पदाधिकारी थे। अभी आयु के 45 वसंत ही पार कर पाए थे कि ये दारुण पत्नी बिछोले बैठे। सब पूर्ति हो गई थी, नहीं हुई थी तो पत्नी की। घर आते तो मुख पर हर क्षण उदासी छाई रहती। हंसी तो जैसे सबके अधरों से विदा हो चुकी थी। जीवन जैसे तैसे चल रहा था। धीरे धीरे 6 माह बीत गए। शीतलहर चल रही थी। ठंड अपने पूरे शवा पर थी। उस दिन आकाश पर घनघोर बादल छाए हुए थे। दोनों बहन भाई एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अमित एमए फाइनल और आभा बीए फाइनल में थी। कॉलेज घर से दूर था। तभी बारिश शुरू हो गई। 1.5 घंटे बाद वर्षा थमी तो ये दोनों घर आए। कुछ कुछ भीग गए थे। पापा घर आ चुके थे और शायद चाय नाश्ता लेकर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। कपड़े बदलकर दोनों ने कहा, मालती चाय नाश्ता दो। क्या बनाया है आज? आज साहब ने पकौड़े बनवाए थे, आप लोगों के लिए भी ला रही हूँ। कहती हुई वह 2 प्लेटों में पकौड़े रखकर चाय बनाने चली गई, परंतु आभा के मन में गहरी चोट कर गई। जब वह दोबारा आकर चाय की केटली कप टेबल पर रख रही थी, तब वह मालती को देखकर चिल्लाई, यह क्या है? यह तो मम्मी की साड़ी है। ये तुमने कहाँ से उठाई है? मालती घबरा गई। मैंने खुद नहीं उठाई बेबी, घर से आते हुए बारिश में भीग गई थी, ठंड से कांप रही थी तो साहब ने खुद निकाल कर दी है। ये 4 कपड़े, स्वेटर, पेटीकोट, साड़ी और ब्लाउज आप पूछ सकती हैं। तभी उसकी आवाज़ सुनकर महेंद्र दौड़े आए। आभा, ये मैंने ही दिए हैं, ये भीग गई थी। फिर अब इनका क्या काम? वह तो चली गई, किसी के काम आए, इससे बढ़कर क्या दान है? गरीब हैं ये लोग। नहीं पापा, मैं मम्मी के कपड़ों में इसे नहीं देख सकती। इससे कह दें कि ये अपने कपड़े पहन ले। भय से सक सक कर रो पड़ी। अमित के भी आंसू छलक आए। यह तो पागलपन है, ऐसी नादानी ठीक नहीं है। तो आप मम्मी के सब कपड़े अनाथालय में दान कराएं। ये हमें इस तरह पल पल न मारें, मैं सह नहीं पाऊंगी। आभा, जब इतना बड़ा गम हम उठा चुके हैं तो इतनी सी बात का क्यों बतंगड़ बना रही हो? इसके कपड़े अभी सूखे होंगे क्या? बीमार पड़ गई तो सारा काम तुम पर आ पड़ेगा। इंसानियत भी कोई चीज़ है। फिर वह मालती से मुखातिब हुए, नहीं मालती, गीले कपड़े मत पहनना। अभी इसने पहली बार ऐसा देखा है ना, इसलिए सह नहीं पाई। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम जाकर खाना बनाओ और तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। कहकर वह अपने कमरे में घुस गए। उधर वे दोनों भी भारी मन से उठकर अपने कमरे में चले गए। एक दिन बहुत सुबह आभा ने देखा कि मालती पापा के कमरे से कुछ बर्तन लिए निकल रही है। मालती 5 बजे सुबह आ जाती थी, क्योंकि पानी 5 बजे सुबह ही आता था। मालती पापा के कमरे से क्या लेकर आई है? रात को दूध लेते हैं साहब, इससे ये बर्तन उठाने पड़ते हैं। परंतु पापा तो कभी दूध पीते ही नहीं हैं। आभा अचरज से बोली, वह कई दिन से दूध बादाम ले रहे हैं, मैं रात में भिगो देती हूँ, वह सोते समय रोज ले लेते हैं। बादाम कौन लाया? आभा शंका में डूबती चली गई। वो आपकी मम्मी के समय के रखे थे। एक दिन डब्बा खोला तो देखा बेघुन रहे थे। सोन से पूछा कि क्या करूं इनका, तो बोले कि रोज 5-6 भिगो दिया कर, दूध के साथ ले लिया करूंगा, बस तभी से दे रही हूँ। सुनकर आभा सोच में डूब गई। कुछ दिनों बाद आभा को फिर झटका लगा। देखा कि वह मम्मी की महंगी साड़ी और चमड़े की चप्पल पहने रसोई में खाना बना रही है।
उसका मन जल उठा। उसकी मम्मी कभी भी चमड़े की चप्पल पहनकर रसोई में नहीं जाती थीं और ये नवाबजादी मजे से पहने खड़ी है। वह तेज स्वर में बोली, मालती, तुम चमड़े की चप्पल पहने खाना बना रही हो? ये मम्मी की महंगी साड़ी और ये नई पायल तो मम्मी करवा चौथ पर पहनने को लाई थी। ये चीजें तुम्हें कहाँ से मिली? क्रोध से उसका मुंह लाल हो गया। ये सब तुम अपने पापा से पूछो बेबी। उन्होंने मुझसे अलमारी साफ करने को कहा तो पॉलीथिन की थैली नीचे गिरी। मैंने साहब को उठाकर दी तो वो बोले, तुम ले लो मालती, आभा तो ये सब नहीं पहनती, तुम ही पहन लो। उन्होंने ही सैंडल भी दी सो पहन ली। देखो, यहाँ ये लाट साहेबी नहीं चलेगी। चप्पल उतार कर नंगे पाँव खाना बनाओ, समझी? वो डांट कर बोली तो मालती ने सक पकाकर चप्पल आंगन में उतार दी। अमित भी बोल उठा, पापा ये आप क्या कर रहे हैं? क्या अब मम्मी के जेवर भी इस नौकरानी को दे देंगे? उनकी महंगी साड़ी, सैंडल भी, ये सब क्या है? अरे घर का पूरा काम वह इतनी ईमानदारी से करती है, और कोई होता तो चुपचाप पायल दबा लेता। उसने ईमानदारी से मेरे हाथों में सौंप दी। साड़ी आभा तो पहनती नहीं, इसे दे दी। इसे नौकरानी कहकर अपमानित मत करो। तुम्हारी मम्मी जैसा ही सफाई से सारा काम करती है। थोड़ा उदार मन रखो। तो अब आप इसे मम्मी का दर्जा देने लगे? आभा तैश में आकर बोली। आभा, जबान संभाल कर बात करो। क्या अंट शंट बक रही हो? अपने पापा पर शक करती हो? तुम अपने काम और पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, इस पर फालतू में दिमाग मत खराब करो। परीक्षा में थोड़े दिन बचे हैं, मन लगाकर पढ़ो, समझी? वह क्रोध से बोले तो आभा सहम गई। इससे पहले पापा ने इतनी ऊंची आवाज में उसे कभी नहीं डांटा था। वह रोती हुई अपने कमरे में घुस गई। अमित के समझाने पर भी वह मन का संदेह नहीं दबा पा रही थी। उसका अब पढ़ने में रत्ती भर भी मन नहीं लगता था। उसने घबराकर अपनी नानी को खत लिख दिया। नाना जी तो थे नहीं, सोचा नानी यहाँ रहकर सब संभाल लेंगी, तब तक उसकी परीक्षा भी निपट जाएगी। हफ्ते भर के अंदर नानी आ गई। महेंद्र अचानक उन्हें देखकर चौंके जरूर, परंतु ज्यादा कुछ कहा नहीं। अरे अम्मा जी, आप अचानक कैसे आ गईं? भैया महेंद्र 6 माह से बच्चों को नहीं देखा था, इसलिए नरेंद्र को लेकर चली आई। यह तो कल लौट जाएगा, मैं रहूंगी। अच्छा किया आपने, बच्चों की परीक्षाएं भी पास हैं, आभा को भी कुछ राहत मिलेगी। वैसे मालती बहुत अच्छी औरत हमें मिल गई है। सुबह शाम काम करके चली जाती है, काम भी सफाई से करती है। ठीक है भैया, अब तो अमित का एमए फाइनल होने जा रहा है। आभा भी बीए कर लेगी। अमित के लिए लड़की और आभा के लिए अच्छा घर वर देकर दोनों को निपटा दो। बहू आने से घर गृहस्थी की समस्याएं सुलझ जाएंगी। अम्मा जी, अमित अपने पैरों पर तो खड़ा हो ले, तभी तो कोई अपनी बेटी देगा उसे। आभा के लिए भी अभी देर है, वह एमए करना चाहती है। 2 साल और सही, अभी तो सब काम चल ही रहा है। ठीक है भैया, जैसा तुम चाहो, पर एक बात और ध्यान दो, माया के सब उस सोने चांदी के जेवर लॉकर में रख दो। घर पर रखना ठीक नहीं। तुम तीनों घर से बाहर रहते हो, बड़े नगरों में चोरियां बहुत होती हैं, बस इसीलिए कह रही हूँ। हाँ, ये ठीक कहा आपने, अब बैंक में लॉकर ले ही लूँगा। बहुत बार कहने पर भी वह लापरवाही बरतते रहे। तब अलमारी के लॉकर की चाबी आभा अपने पास रखने लगी थी। जब से उसने मालती के पैरों में माँ की पायल देखी थी, तभी दोनों भाई बहनों ने बैंक में चुपचाप एक लॉकर लेकर सारे जेवर उसमें रख दिए थे। पिता से इसकी चर्चा नहीं की, सोचा समय आने पर बता देंगे। बस कुछ नकली जेवर ही उन्होंने घर पर छोड़ रखे थे। नानी 1 डेढ़ माह के पश्चात चली गईं। आभा ने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली थी। इससे वह पापा के नानी के साथ जाने के आग्रह को टाल गई। अमित भी कंप्यूटर कोर्स के साथ ही कोचिंग कर रहा था। उस दिन आभा जल्दी लौट आई थी, क्योंकि सर के किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो गई थी। घर आकर उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मालती घर पर ही मौजूद थी, जबकि घर की दूसरी चाबी केवल पापा के पास रहती थी। अरे, आज तुम समय से पहले कैसे आ गई? वह पूछ बैठी। साहब आ गए हैं ना, उनकी तबीयत तो कुछ ठीक नहीं है। वह कुछ घबराहट में अटक अटक कर बोली। तो तुम्हें किसने बतलाया कि उनकी तबीयत तो ठीक नहीं है? क्या पापा तुम्हें लेने गए थे तुम्हारे घर? अरे नहीं, वह सुबह कह रहे थे, इससे मैं यूं ही चली आई। आभा लपक कर पापा के कमरे में घुस गई। देखा, पापा अपने बेड पर आंखें बंद की चुपचाप लेटे हैं। पापा, आपने सुबह हम लोगों को क्यों नहीं बतलाया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैं आज नहीं जाती। वह उनके माथे पर हाथ रखकर बोली तो उन्होंने पलकें खोलीं। अरे ऐसी खराब नहीं है, थोड़ा सिर दर्द था सुबह से, सोचा ठीक हो जाएगा। इससे ऑफिस चला गया, पर दर्द कम नहीं हुआ तो लौट आया। सुबह मालती से यूं ही कह दिया था तो वह चली आई। परंतु टेबल पर झूठी पड़ी प्लेटों में समोसे, रसगुल्ले के टुकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे थे। 2 प्लेटें, 2 चाय के मग, क्या ये सब नित्य उनके जाने के बाद होता है?
मन के किसी कोने में शंका के अंकुर सबल पौध से सिर उठाने लगे। उसने देखकर भी अनदेखा कर दिया और कुछ क्षण वहां बैठकर रसोई की ओर आई तो देखा मालती गैस के नीचे कोई पॉलीथिन की थैली छिपा रही है। ये गैस के नीचे कचरा क्यों ठूंसा तुमने? उसने झपट कर थैली को बाहर घसीटा तो 2 रसगुल्ले 2 समोसे जमीन पर आ गिरे। मालती का चेहरा सफेद पड़ गया। अरे ये कहाँ से आए? ये बच्चे थे, साहब ने कहा कि रख लो, बच्चों को दे देना, इसलिए रख दिए। आभा कुछ भी न बोल पाई। उसका मन किसी भावी आशंका की चेतावनी दे रहा था। शाम को जब अमित घर आया तो आभा ने उसे सब बता दिया। उसके ललाट पर भी चिंता की गहरी रेखाएं खिंच गईं। जब से उनकी माँ नहीं रही, पापा खाना पराया अपने कमरे में ही मंगाकर खाते थे। मालती एक एक फुलके के बहाने कई चक्कर उनके कमरे में लगा लेती थी। ये आभा को बहुत अखर रहा था। एक दिन वह बोली, मालती तुम जल्दी खाना बनाकर घर चली जाया करो, साहब को गरम फुलके पसंद हैं और आप लोगों को भी। देर सवेर की क्या बात है, बनाकर खिलाकर चली जाया करूंगी, आप क्यों परेशान हो? मुझे तो आदत है। नहीं, तुम कल से हम दोनों का खाना कैसरोल में बनाकर रख दिया करो और आटा सान कर रख देना। मैं पापा को खुद सेंक कर खिला दूंगी। जैसा मैंने कहा है वैसा करो, समझी? उसने जरा सख्त लहजे में कहा तो वो चुप रह गई, परंतु थोड़ी देर पश्चात ही उसकी चुप्पी का कारण सामने आ गया। पापा ने आभा को आवाज दी, तुमने मालती को शाम का खाना बनाने से क्यों मना किया? मना कहाँ किया पापा, ये कहा कि हम दोनों का खाना बनाकर कैसरोल में रख दे। अगर आप गर्म फुलके चाहेंगे तो मैं सेंक कर आपको खिला दूंगी। तो वह आपसे शिकायत कर गई? आभा को गुस्सा आ गया। शिकायत क्यों, बस कह रही थी कि कल से बेबी आपकी रोटियां सेकेंगी। बेकार में तुम क्यों गर्मी में मरो, बनाने दो उसे। आभा किसी भी तरह मालती को काम से हटाना चाहती थी, इसीलिए पापा के हर सवाल का जवाब पर जवाब दिए जा रही थी। पापा पसीने से तरबतर पता नहीं रोज नहाती भी है या नहीं, पास से निकलती है तो बदबू मारती है। अब तो मैंने उसे मना कर ही दिया है, आप उसे कुछ ना कहें। बल्कि मैं तो सोचती हूँ बेकार में 1000 रुपये महीना क्यों जाए, मैं ही खाना बना लिया करूँगी, मुझे खाना बनाने का अभ्यास भी हो जाएगा। अरे नहीं, लगी रहने दो उसे, वह बहुत अच्छा खाना बनाती है, बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसा। बिल्कुल झूठ पापा, मम्मी जैसा तो नानी भी नहीं बना पाती। दादी माँ भी कहा करती थीं कि माया जैसा खाना बिरली औरतें ही बना पाती हैं, पर अब वह बनाने वाली हैं कहाँ। पापा अब मैं बनाऊंगी मम्मी जैसा खाना, कोशिश करूंगी तो सीख जाऊंगी। अब शाम का खाना मैं ही बनाऊंगी। अरे आभा उसे लगी रहने दे, उसने हमारे घर के लिए कई घरों का काम छोड़ दिया है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका आदमी दारूबाज है, उसको मारता पीटता है, इतनी सुघड़ औरत की कदर नहीं करता। पर पापा आपने सबका ठेका तो नहीं लिया? कल से शाम के खाने से उसकी छुट्टी, कहकर वह पापा के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना कमरे से बाहर निकल गई। पास खड़ा अमित भी सिर हिलाकर मुस्कुरा रहा था। इधर मालती के मुख पर उदासी का आवरण चढ़ गया। सुबह का खाना निपटाकर वह बोली, बेबी तो मैं जाऊं, पर साहब जाते समय कह गए थे कि शाम को नहाकर आया करूं, सुबह के कपड़ों से पसीने की बदबू आती है, इसीलिए वे आपकी मम्मी की ये 4 साड़ियाँ ब्लाउज दे गए हैं, ये देखिए। उसने अपने झोले से कपड़े निकाल कर दिखाए तो आभा चकित रह गई। अमित भी पास खड़ा देख रहा था। गुस्से से बोला, जब आभा ने कह दिया कि वह अब खाना बनाएगी तब तू पीछे क्यों पड़ी है? हम एक साथ खाते खाते ऊब गए हैं, जब से मम्मी गई हैं तेरे हाथ का ही तो खा रहे हैं। अब शाम को नहीं आएगी तू, समझी? भैया जी क्यों एक गरीब के पेट पर लात मारते हो? पगार कम मिलेगी तो 4 बच्चों का पेट मैं कैसे भरूंगी? बस मालती, तेरी गरीबी मिटाने को दुनिया में हम ही तो नहीं बचे हैं, और घर पकड़ ले जाकर। वे दोनों एक साथ चिल्लाए तो वो आंसू पोंछती बाहर निकल गई। तब दोनों में बहुत देर तक पापा की हरकतों पर चर्चा होती रही। धीरे धीरे शाम को मालती को न देखकर पापा उदास रहने लगे। आभा शाम को उनकी पसंद का ही खाना बनाती, एक एक चपाती सेंक कर कमरे में दौड़ दौड़ कर पहुंचाती, परंतु वह चुपचाप ही रहते, कुछ न बोलते। मालती सुबह सबको बनाकर खिलाती, फिर स्वयं खाकर चुपचाप चली जाती। नित्य के इस नियम से दोनों खुश थे कि इस औरत के चंगुल से उन्होंने पापा को बचा लिया है। जब से मालती का शाम का आना बंद हुआ था, पापा 7-8 बजे तक ऑफिस से घर लौटते। जब वे दोनों पूछते तो कह देते कि ऑफिस में बहुत काम था, या किसी दोस्त का नाम ले लेते कि वहां चला गया था। परंतु उस दिन जब अमित ने ये दृश्य देखा तो घबरा कर दौड़ा आया। आभा आज जो देखा उसे सुनोगी तो सिर थाम लोगी। आज पापा के साथ मालती कार में उनकी बगल में बैठी थी, मम्मी के जेवर कपड़े पहने हुए थी। पापा उसे होटल ले गए, वहां उन्होंने कमरा बुक करवाया है। अरे ये क्या हो रहा है? पापा इतने गिर जाएंगे, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था।
अब हम क्या करें? वह सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। घबरा मत आभा, रोने से क्या होगा, कोई उपाय सोचो जिससे इस औरत से पापा को बचा सकें। भैया, असली जेवर तो सब बैंक में हैं, यहाँ तो आर्टिफिशियल ही हैं। क्या वही दे दिए पापा ने? मैं अलमारी का लॉकर देखती हूँ। वह आंसू पोंछती हुई दौड़ी, लॉकर खोलकर देखा तो स्तब्ध रह गई। डिब्बे खाली पड़े थे, जेवर गायब थे। अच्छा किया जो जेवर बैंक में रखा है, वरना सब चले जाते। दोनों ने चैन की सांस ली। भैया, पापा के दोनों खास दोस्तों से बात करें, संभव है पापा उनकी बात मान लें। नहीं तो मामा मामी नानी बुआ फूफा जी को फ़ोन करके सब हाल बता दें। बुआ जी पापा से बड़ी हैं, पापा उनका लिहाज भी बहुत करते हैं। नहीं आभा, अभी हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। पहले मालती का पीछा कर उसके घर बघर वाले का पता लगाऊंगा, तब तुम मेरा खेल देखना। पापा अपने को बहुत तो होशियार समझते हैं। मुझको डर लग रहा है कि कहीं वह कमबख्त इस घर में धरना ही ना दे दे। अपना उतना बड़ा परिवार छोड़कर क्या वह यहाँ पापा के साथ आ सकेगी? ऐसी औरतें सब कर सकती हैं। अखबार में जब तक वो पढ़ते नहीं कि अपने 6 बच्चों को छोड़कर फला औरत अपने प्रेमी के साथ भाग गई, पति बेचारा ढूंढता फिर रहा है। उस औरत को भी क्या कहें? अभी माँ को गए 1 साल भी नहीं हुआ और पापा को औरत की जरूरत पड़ गई। धिक्कार है। भैया, अगर ऐसी नौबत आई तो मैं मामा के पास चली जाऊंगी। वह आंसू पोंछकर बोली। अपने भैया को बेसहारा छोड़कर तब मैं कहाँ जाऊंगा? तब तो हम दोनों को नौकरी की तलाश करनी चाहिए। हम किराए का मकान लेकर रह लेंगे, सौतेली माँ की छां से भी दूर। तब मामा आदि के पास क्यों जाएंगे भला, इसी शहर में रहेंगे। माँ, तुम हम दोनों को बेसहारा छोड़कर क्यों चली गईं? राह दिखाओ मम्मी, हम दोनों कहाँ जाएं, क्या करें? अमित का धैर्य भी आंसू बनकर फूट पड़ा। आभा भी रो पड़ी। दूसरे दिन अमित जल्दी घर से निकलकर मालती के इंतजार में स्कूटर लिए छिपा खड़ा था। जैसे ही वह घर से निकली, वह छिपता छिपाता पीछे लग गया। उसका घर लगभग 2 किलोमीटर दूर था। अमित ने देखा उसके घर से छिपाकर लाई रोटी सब्जी मालती ने अपने बच्चों को और पति में बांट दी। बच्चे खाकर यहाँ वहाँ खेलने निकल गए और जल्दी से अपना घर का काम निपटाकर मालती अपने घर वाले के जाते ही सज धज कर निकली। अमित उसके पीछे पीछे चलता रहा। वह मैन बाजार में जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद पापा गाड़ी लेकर आए। मालती लपक कर कार में बैठ गई। कार फिर उसी होटल की ओर बढ़ी। वे दोनों फिर उसी होटल में जा पहुंचे। अमित लौट आया। दूसरे दिन मालती के घर से निकलते ही वह उसके पति हरिया के पीछे लग गया। घर से जब वह दूर आ गया तब स्कूटर उसके सामने खड़ा करके बोला, सुनो भैया, हमारे यहाँ ढेरों सामान इकट्ठा है, वह हमें बेचना है। कहाँ है आपका घर? वह खुश होकर बोला। वह है दूर, अब आज नहीं कल ले चलूँगा। वह मालती तुम्हारी घरवाली है? हाँ, तुम कैसे जानते हो? वह बोला। वो हमारे घर के पास ही काम करती है, इसलिए जानता हूँ। इस टाइम वो कहाँ जाती है? वो किसी साहब के यहाँ जाती है, नौकर है वहाँ। परंतु मैंने तो उसे एक साहब के साथ बड़े होटल में जाते देखा है। कब, कहाँ? वो आंखें फाड़कर बोला। वह तो सज धज कर रोज जाती है। चलो तुम्हें दिखाऊं। बिना कुछ सोचे समझे वह ठेला एक तरफ फेंककर उसके साथ हो लिया। रास्ते भर अमित नमक मिर्च लगाकर ढेरों बातें बताता चला गया। सुनकर वह क्रोध से पागल हो उठा। उधर ऊपर 22 नंबर कमरा खटखटाओ, साहब के साथ मालती जरूर मिलेगी। एक बात और, मेरा जिक्र किसी से मत करना। यही कहना कि मैंने तुम्हें कार में बैठे देखा था, तभी से पीछा करते यहाँ आया हूँ। हाँ भैया, यही कहूँगा। आज मैं उसकी गति बनाकर रहूँगा। कहती थी खाना बनाने जाती हूँ। इतना ही नहीं, ढेर सारी भद्दी गालियाँ बकता हुआ वह कमरे की ओर बढ़ रहा था। अमित एक कुर्सी पर बैठकर आने वाले तूफान का इंतजार करने लगा। उसे अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा। ऊपर से घसीटते मारते गालियों की बौछार करते वह मालती को नीचे ले आया। चारों ओर भीड़ जुटने लगी। तभी पुलिस भी आ पहुंची। पीछे पीछे भीड़ थी। थोड़ी देर की हुज्जत के बाद अमित ने देखा कि पुलिस वाले पापा का कॉलर पकड़े उन्हें धकियाते नीचे घसीटते ला रहे हैं। पापा का मुंह लज्जा से लाल पड़ गया था, पर उसे दया नहीं आई। पुलिस वाले गालियों की असभ्य भाषा में उन्हें झंझोड़ रहे थे। शायद वह ऊपर से खासी मरम्मत करके लाए थे। पुलिस वाले ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ मालती के मुंह पर भी दे मारा। उसके मुंह से चीख निकल गई, मुंह से खून बह आया। उसे देखकर पापा पर घड़ों पानी पड़ गया। शर्म से सिर झुकाए वह पुलिस का हाथ झटककर कार की ओर बढ़े। तभी हरिया ने पीछे से उनका कॉलर पकड़ा। ऐ साहब, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मेरी औरत की इज्जत लूटी है तुमने। मैं इसकी डॉक्टरी जांच कराऊंगा। समझा क्या है तुमने?
छोड़ कॉलर, पहले तू अपनी औरत को संभाल, फिर बात कर। जब वो राजी है तो दूसरों को दोष क्यों देता है? तुमने क्यों बहकाया मेरी घरवाली को? पहले उससे पूछ, वो क्यों बहकी? साहब, आपको थाने चलना पड़ेगा। पुलिस वाले ने वहां पकड़कर खींचा। भीड़ बढ़ती जा रही थी। वह किसी तरह फंदे से निकलकर कार स्टार्ट कर छूट भागे। लोग चिल्लाते ही रह गए। इधर अमित भी स्कूटर स्टार्ट करके घर की ओर रवाना हो गया। आते ही उसने आभा को पूरी घटना बयान कर डाली। सुनकर आभा का मन जहां खुश था, वहीं पिता के न आने से दोनों ने रात आंखों में ही काटी। वे दोनों उनके मोबाइल पर भी बात नहीं कर पाए। दूसरे दिन न मालती आई न पापा। अमित छिपकर मालती के घर के चक्कर लगा आया। वह घर पर जैसे कैद थी। हरिया दरवाजे पर पहरा लगाए बैठा था। जब 3 दिन तक पापा का कुछ पता न लगा तो दोनों ने घबराकर सब रिश्तेदारों को फोन कर दिए। तुरंत ही सब घबराकर दौड़े आए। घर आकर सब चिंता में पड़ गए। अमित ने अपनी चतुराई की रत्ती भर चर्चा नहीं की। वह पिता की व परिवार की नज़रों में पाक साफ रहना चाहता था। आभा ने भी ओंठ नहीं खोले। वे लोग अखबारों में विज्ञापन देने की सोच रहे थे कि दिल्ली से फोन आया कि वह आगरा आदि घूमकर लौट रहे हैं। सुनकर सबका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। जब वह वापस आए किसी ने कुछ नहीं पूछा। अमित भी ऐसा बना रहा जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं है। वे दोनों अपने पापा को वापस अपने बीच पाना चाहते थे, शर्मिंदा करना नहीं चाहते थे। पापा के चेहरे पर भी पश्चाताप साफ नजर आ रहा था। सबको देखकर वह हैरान हुए न परेशान। ये जरूर बतलाया कि उन्होंने अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करा लिया है। बस शीघ्र ही यहाँ से रिलीव होकर चले जाएंगे। तभी एक दिन बुआ ने पास बैठकर गंभीर स्वर में कहा, महेंद्र, अगर तू चाहे तो कहीं किसी विधवा या तलाकशुदा किसी लड़की से बात चलाएं। पेपर में विज्ञापन देने से ढेरों ऑफर आ सकते हैं। अरे नहीं दीदी, अब इसकी जरूरत नहीं है। माया की याद क्या कभी दिल से निकल सकेगी? अब तो अमित और आभा के लिए सोच रहा हूँ। दोनों को अच्छे मैच मिल जाएं तो घर आबाद हो जाएगा। मैं अमित को बिजनेस में डालने की सोच रहा हूँ। जब तक इसका कारोबार जमेगा आभा भी एमए कर लेगी। अब यहाँ मेरा मन नहीं लगता, ना इन बच्चों का लगता है। क्यों अमित? हाँ पापा, अब यहाँ नहीं रहेंगे। दोनों चहक उठे। तभी उन्होंने अकेले में अमित से पूछा, अमित, तुमने उस दिन की घटना किसी से बताई तो नहीं? अमित को समझते देने लगी कि पापा ने उस दिन उसे घटना वाली जगह पर देख लिया था। बिना घबराए वह बोला, नहीं पापा, मेरी तो समझ में नहीं आया था कि ये हो क्या रहा है। मैं तो रोज की तरह उधर से गुजर रहा था कि झगड़ा और शोर सुनकर उधर आ गया। पता नहीं मालती किसके साथ थी, नाम आपका लग गया। जो हो गया उसे भूल जाइए पापा। नए शहर में नया माहौल और नए लोग होंगे। आप यहाँ का सब भूल जाएं तो अच्छा है। इज्जत आबरू बची रहे, यही सबसे बड़ी बात है। उसे विश्वास हो गया था कि पापा को जो ठोकर लगी है वह जिंदगी भर के लिए एक सबक है। सुबह का भूला घर आ गया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अमित ने जो अपने पापा के साथ किया वो सही था या गलत, ज़रूर बताना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी।